मैंने ना थोड़ा रिकॉर्ड किया था अभी, पर मैं भूल गया माइक ऑन करना। कितना तेजस्वी हूँ मैं। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि हम देखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। जैसा कि मैंने कहा था पर तब रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो मैं दोबारा कहता हूँ कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म करने से पहले हम देखेंगे उसकी थोड़ी सी बेसिक बातें कि हम उसे क्यों कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमें ये आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ से हमें क्या मिलता है, हमें उससे फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलता है। जैसे मेरे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इससे फर्क नहीं पड़ता कि ये दोनों सेम है या ये दोनों अपोजिट है, उनके बीच में कोई अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स जरूर होगा। तो कूलम्ब्स लॉ से जो फोर्स आएगा उसकी वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे। ठीक है, तो जो कूलम्ब्स लॉ जो कूलम्ब्स लॉ हमने किया था उससे हमें मिलेगा क्या, उससे हमें मिलेगा फोर्स, यानी कि बस फोर्स का अमाउंट मिलेगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड मिलेगा। मतलब हमें बस इतना पता चलेगा कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग रहा है वो कितना होगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो यानी कि कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हमें पता चलेगा कि उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो ये तो थी बेसिक बात कि हम ये करने क्यों वाले हैं, यानी कि मोटा मोटा या ऊपर ऊपर से अगर हम देखें तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें ये भी पता चले कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। ठीक है, तो होप आपको इतना समझ आया। अब कुछ चीज़ें जो इसमें हमारी काफ़ी हेल्प करेंगी वो ये है कि आपको पता हो कि यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो आपने ओहो तो आपने 11th में किया था यूनिट वेक्टर क्या होता है। तो यूनिट वेक्टर आप सबको पता होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास ए कैप से हम उसे डिनोट करेंगे, तो ए कैप को हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके डायरेक्शन गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होती है और उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कुल मिलाकर यूनिट वेक्टर हमें डायरेक्शन बताता है और उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये उसके बाद हमारे पास 11th में था ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ ने क्या कहा था कि अगर मान लो ये एक वेक्टर है ए और ये दूसरा वेक्टर है बी, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, और ये तीसरा वेक्टर है सी और ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो इन्हें हम कैसे लिखेंगे, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो ऑपोजिट वेक्टर होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा या रिजल्टेंट की तरह काम करेगा। तो ये हमारा कुछ बेसिक था, ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमें यूज करनी होगी इसमें। अब चलिए आगे चलते हैं। तो हमें एक डायग्राम की ज़रूरत होगी कूलम्ब्स लॉ के लिए। तो रिटन फॉर्म में मैं आपको दे दूंगा या मैं आपको भी लिखा दूंगा, जैसी आपकी इच्छा, या जो आपको स्कूल में कहीं भी आपको जो नोट्स दिए गए हों उन्हें देख लीजिएगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर जाला है। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम कंसीडर करते हैं एक प्लेन को। ठीक है, मान लो मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, मान लो आप मेरे पास ये क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है। आप जेड एक्सिस भी कंसीडर कर सकते हो 3D में, पर हमें ज़रूरत नहीं है उतना। तो मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है ए और उस पर चार्ज है Q1, और मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है बी और उस पर चार्ज है Q2। ठीक है, ओरिजिन से अगर इनकी तरफ हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे, तो उसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, जो कि हम 11th में कर चुके हैं और आपको पता है। तो ये होगा R1 वेक्टर हमारा, और इसे हम बोल देंगे हमारा R2 वेक्टर। होप आपको इतना समझ आया। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। एक बार के लिए हम मान लेते हैं कि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। मान लीजिए इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको और मुझे पता है कि अब ये क्या करेंगे, ये रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर। तो Q2 पर Q1 जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी। ठीक है, इस तरफ मान लो अगर मैं यहाँ से यहाँ आऊँ, ठीक है, इस तरफ आऊँ, तो मेरी डायरेक्शन हो गई ये। ठीक है, मैं यहाँ से R1 से R2 की तरफ आ रहा हूँ, तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, R12 वेक्टर। ठीक है, बट मान लो अगर मैं ऐसा जाता, मैं R2 से R1 वेक्टर की तरफ जाता, तो मेरी डायरेक्शन हो जाती ये। ठीक है, वो ये तो कर्वी हो गया, कर्वी नहीं, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये होता हमारा R21 वेक्टर। तो आपको इतना समझ आ गया। ठीक है, या आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे डायरेक्शन होगी तो R12 वेक्टर 1 से 2 की तरफ गए हैं, अगर ऐसे बना देंगे तो R21 वेक्टर 2 से 1 की तरफ गए हैं। अब अगर इस पर कोई फोर्स लगता तो वो किस डायरेक्शन में लगता, वो इस डायरेक्शन में लगता। होप आपको इतना समझ आ रहा है। हमारा डायग्राम काफ़ी अच्छा है, पर हम दोबारा बना लेंगे अगर ज़रूरत होगी तो, पर ज़रूरत नहीं है तो हम नहीं बनाएंगे दोबारा। देखिए आप, तो ये है आपका Q1 पर फोर्स लगाया है Q2 ने। ठीक है, कौन सा, रिपल्सिव फोर्स। तो Q2 इस तरफ फोर्स लगा, तो फोर्स लिखेंगे कैसे, फोर्स F12। ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 पर लगाया किसने, 2 ने। जैसे 1 आगे है 2 पीछे है, तो 1 पर फोर्स लग रहा है और लगा कौन रहा है, 2, इस तरफ ऐसे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे,
F12। तो इस तरफ वाले फोर्स को हम क्या लिखेंगे, Q2 पर जो लग रहा है और लगा कौन रहा है, Q1, उसे हम लिख देंगे F21 वेक्टर। होप आपको इतना समझ आया। तो ये था हमारा डायग्राम कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के लिए। यही था मेन जो आपको समझना था। अगर ये आपको समझ आ गया तो काफ़ी सिंपल है। हमारे पास एक पॉइंट ए था स्पेस में, एक पॉइंट बी था, मान लिया हमने ए पर प्लस Q1 चार्ज है और बी पर प्लस Q2 चार्ज है। R1 इसका पोजीशन वेक्टर बना, R2 इसका पोजीशन वेक्टर बना, ठीक है। अगर इधर ऐसे जाएंगे तो क्या लिखेंगे, R12 वेक्टर, क्योंकि 1 से 2 की तरफ गए हैं। अगर ऐसे जाएंगे तो हम कैसे लिखेंगे, R21 वेक्टर, क्योंकि 2 से 1 की तरफ गए हैं। हमारे इन्हें हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बताना, बट आप थोड़ा थोड़ा याद रखो। इस पर जो फोर्स लगा रिपल्सिव फोर्स, उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड, ठीक है। और फोर्स को लिखा क्या हमने, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, और ये इस तरफ, ठीक है, उसी लाइन पर। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कंसीडर टू चार्जेस, ठीक है, Q1 एंड Q2 एट A एंड B सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस R इन वैक्यूम, तो ऐसा लिख सकते हो। और आप लिख सकते हो F12 इज फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। चलो मैं लिख देता हूँ, तो वो कंसीडर वाली लाइन तो आप लिख लोगे, चलो वो मैं लिख देता हूँ। मुझे है थोड़ा सा आलस, क्योंकि रूम में गर्मी है ज़्यादा, लिखना है मुश्किल। कंसीडर टू चार्जेस, consider two charges A plus two charges Q1 and Q2 at A and B in vacuum separated by a distance B डिस्टेंस D नहीं, डिस्टेंस R लेंगे हम, ठीक है। हम ऐसा मान सकते हैं ना कि R12 वेक्टर इन मैग्नीट्यूड, मतलब आप ऐसा लिख दो या इसके बिना लिख दो, मैग्नीट्यूड में लिखना। और R21 वेक्टर जो होगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो R ही होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, इनके बस डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या बोल देते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो, उन्हें हम बोल देते हैं नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। तो इसके बाद थोड़ी सी कुछ चीज़ें हम खुद से लिख देंगे, R12 वेक्टर एंड R21 वेक्टर। अब R12 वेक्टर क्या है, नहीं, R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, पहले हम ये लिखेंगे। R1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ Q1, और R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ Q2। तो ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि F12 क्या है हमारे पास, ये है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, ठीक है। Q1 पर जो फोर्स था Q2 के कारण वो, और हम लिखेंगे F21। अब ये क्या है, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। तो इतना शायद आपको समझ आया। अब देखिए फोर्स को मैग्नीट्यूड में हम कैसे लिखेंगे, मान लो ये फोर्स है, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो ये है हमारे पास फोर्स की स्केलर फॉर्म। अगर हम फोर्स की वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, बस जैसे इसके ऊपर एक वेक्टर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन तो ज़रूर होगी। तो डायरेक्शन अगर हमें किसी भी चीज़ को देनी होती है तो बस हम उसे उसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जैसे ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये इसके अलॉन्ग फोर्स लगेगा, तो आपको लिखना क्या होगा, बस मल्टीप्लाई में R कैप लिखना है, ठीक है। R कैप फोर्स की डायरेक्शन देगा हमें। शायद आपको इतना समझ आ गया, ठीक है। तो अगर मैं लिखूंगा F12 की वैल्यू तो मैं कैसे लिखूँ, अब आपको इतना, चलो पहले हम ये देख लेते हैं, ठीक है। ये दोनों फोर्स है ना, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ठीक है। बाकी हम देखते हैं F12 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस 1 2। अब हम वेक्टर लिखेंगे तो हमें वो डिस्टेंस लिखना होगा जिसके अलॉन्ग फोर्स लग रहा है। जैसे अब हमें F12 देखना है तो 12 यानी कि ये वाला फोर्स किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। Q1 पर Q2 लगा रहा है इस डायरेक्शन में, जैसे Q1 आगे है और Q2 ने फोर्स लगाया तो इस डायरेक्शन में फोर्स होगा, Q2 से Q1 की तरफ। तो Q2 से Q1 की तरफ कौन सा वेक्टर जा रहा है, ये जा रहा है R12। तो इसलिए हम नीचे क्या लिखेंगे, R21, ओके। उसकी हम लगाएंगे स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर होती है। इसे थोड़ा सा छोटा लिख देते हैं हम, R21 स्क्वायर इनटू मल्टीप्लाई में हमें क्या लिखना होगा, यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे R21 कैप। शायद आपको इतना समझ आए, दोबारा देख लेते हैं। ये था, यहाँ से F12 फोर्स की डायरेक्शन है ये, तो उस डायरेक्शन के अलॉन्ग कौन सा वेक्टर जा रहा है, R21 वेक्टर, ठीक है।
तो ये लिखा जाएगा यहाँ पर। इसके बाद अगर इसे मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद अगर हम लिखें F21 तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। आपको इतना तो समझ आ ही गया कि इन्हें आपको ऑपोजिट लिखना है, पर देख लेते हैं कि ये है फोर्स F21 तो ये इस डायरेक्शन में है, तो इसके अलोंग जो वेक्टर होगा, इसके अलोंग कौन सा वेक्टर है, R12, मतलब Q2 पर फोर्स लग रहा है Q1 के कारण इस डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस आएगा या जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा वो ये वाला उठाएंगे हम R12 वेक्टर। ठीक है, तो R12 की स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, इनटू कैप लगा देंगे। जैसे ये फॉर्म है हमारी वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इतना समझ आ गया, हम इसे मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन हमारी। अब इसे हम कर देते हैं साफ, और इस जगह की है हमें थोड़ी सी ज़रूरत। अब इधर देखिए आप, अब आपको पता है कि हमने जस्ट अभी बात की थी कि ये दोनों वेक्टर यानी कि R, अब आपको दिख भी रहा है कि ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, यहाँ से देख लीजिए भले आप, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों लेंथ क्या है, इक्वल है मैग्नीट्यूड में, बस इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो उन्हें हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं कि R12 वेक्टर जो है वो R21 वेक्टर के इक्वल होगा बट नेगेटिव, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो इन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसे हम मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन की ये वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर दो सेकंड में, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो यूजिंग थर्ड एंड सेकंड। थर्ड और सेकंड को यूज करके ये देखिए यहाँ पर F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, और यहाँ पर आया Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा, R, अगर जहाँ पर R12 है वहाँ पर आपको क्या लिखना है, R21, ठीक है, इसे मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, R12, अगर हम R12 को क्या लिख देंगे, R21 लिख देंगे नेगेटिव का, तो उसके ऊपर स्क्वायर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर नीचे क्या आएगा, यहाँ पर आएगा R12 की स्क्वायर। ठीक है, शायद आपको इतना समझ आ गया। या देखिए आप ज़्यादा मत लीजिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये देखिए मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया था कि डिस्टेंस में जब आप वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखोगे तो R12 किसके इक्वल है, R21 के इक्वल है। तो R12 को आप क्या लिख दोगे, R21 लिख दोगे। तो मैंने ये फोर्स 21 देख रहा था, R12 को मुझे क्या लिखना होगा, R21, सॉरी, गर्मी के कारण दिमाग हमारा काम नहीं कर रहा। इसे हम लिख देंगे R21 इंटू, इसे हम लिखेंगे, अब जैसे 12 को क्या लिख देंगे 21, तो इसे हम लिखेंगे माइनस R21 कैप। ठीक है बच्चों, अब ये नेगेटिव साइन आप बाहर रख लो तो आपके पास बचेगा, मतलब अगर ये नेगेटिव साइन आप यहाँ रख दोगे तो 1/4πε0 की ये वैल्यू देखिए, 1/4πε0 Q1 Q2 R21 स्क्वायर इंटू R21 कैप, यानी कि ये सारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर आ जाएगा फोर्स F12, यही बन गया एग्जैक्टली। तो इसे आप मान सकते हो, इसे आप ऐसा लिख सकते हो इसके ब्रैकेट में फ्रॉम वन, शायद आपको इतना समझ आया। तो ये देखिए ये दोनों फोर्सेस जो हैं, जो Q1 Q2 पर लगा रहा था और जो Q2 Q1 पर लगा रहा था, वो दोनों इक्वल है और ऑपोजिट है। द फोर्सेस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, देयरफॉर Coulomb's law obeys Newton's third law of motion। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो कूलम्स लॉ के क्या क्या बेनिफिट होंगे हमें, तो कूलम्स लॉ पहली चीज़ तो हमें डायरेक्शन बता देगा फोर्स की। ठीक है, कूलम्स लॉ के कारण हमें क्या मिल जाएगी, कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म के कारण हमें डायरेक्शन मिल जाएगी फोर्स की। दूसरा हमें पता चलेगा कि फोर्स सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स मतलब जो फोर्सेस का सोर्स है या फोर्सेस का कारण सेंटर होता है। ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे बाद में। ठीक है, तीसरा कि ये ओबे करता है न्यूटन्स लॉ, ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हमें मिली ये 3 बातें। ठीक है, एक बार आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ना वेक्टर फॉर्म की एक्सटेंडेड फॉर्म देखते हैं, मतलब हम इन्हें और किस किस तरह से लिख सकते हैं। तो वेक्टर फॉर्म की एक्सटेंडेड फॉर्म क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म है, ठीक है, इसमें 2 वेक्टर है, 1 + 1 = 2 2 + 1 = 2 3 + 1 = 3 4 + 1 = 4 5 + 1 = 5 6 + 1 = 6 7 + 1 = 7 8 + 1 = 8 9 + 1 = 9 10 + 1 = 10 11 + 1 = 11 12 + 1 = 12 13 + 1 = 13 14 + 1 = 14 15 + 1 = 15 16 + 1 = 16 17 + 1 = 17 18 + 1 = 18 19 + 1 = 20 21 + 1 = 21 22 + 1 = 22 23 + 1 = 23 24 + 1 = 24 25 + 1 = 25 26 +
गाना गा दिया, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा समझ आ जाता तो मैं पास हो जाता। इसमें अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपके लिए गाना, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज़्यादा समझ आ जाता तो तू पास हो जाता। काफ़ी बेकार गाना था, बट हमें ट्राई करते रहना चाहिए, क्या पता एक दिन हमारे गाने अच्छे हो जाए। चलो बच्चों, अब हम देखेंगे एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। तो एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म से हमारा मतलब क्या है, पहले ना आप देखो इस डायग्राम को ध्यान से। हमने शुरुआत में ट्रायंगल लॉ की बात की थी। ट्रायंगल लॉ की बात हमने क्या की थी कि मान लीजिए अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये दोनों सेम ऑर्डर में हैं, और ये हमारा कोई सी वेक्टर है, ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो सी वेक्टर को कैसा लिखा जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए सबसे पहले हमें कुछ वैल्यूज़ की ज़रूरत है। हमारे पास क्या था, R12 कैप था। ठीक है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, R12 वेक्टर फॉर्म में अपॉन R12 का मैग्नीट्यूड। इसी तरह हमारे पास था कि R21, ठीक है, ये कैप था, इसे हम कैसे लिखते हैं, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड। इतना आपको समझ आया। अब देखिए इन ट्रायंगल OAB, ये आपके पास ट्रायंगल है OAB, इन ट्रायंगल OAB फ्रॉम फिगर और फ्रॉम डायग्राम, इन ट्रायंगल OAB, इसमें आपको क्या मिलेगा, R वेक्टर और R12 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, R1 वेक्टर और R12 वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो R1 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर क्या आ जाएगा, और ये ऑपोजिट में है तो R2 वेक्टर आ जाएगा। तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिला, R12 वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, R2 माइनस R1 वेक्टर। ये मैंने आपको 11th में काफ़ी बार बताया था कि अगर मान लो आपके पास AB वेक्टर हो तो आप उसे कैसे लिखोगे, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, आप ऐसे बोल सकते हो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट वाला वेक्टर आप लिखोगे। सेम इसी तरह अगर 1 2 था तो 2 1 कर देना। इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, वैसे आप सिंपली लिख सकते हो इन ट्रायंगल OAB। यहाँ से आपको क्या मिला, देखो R2 वेक्टर यहाँ जा रहा है और R21 वेक्टर वहाँ जा रहा है, तो R2 वेक्टर और R21 वेक्टर वो दूसरा वाला वेक्टर, ठीक है, वो इसी लाइन पर है वो। ठीक है, यही डिस्टेंस है, ये बस डायरेक्शन आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लिखी गई है। अगर यहाँ आ रहे हैं तो कैसे लिख देंगे, R12, अगर ऐसे जा रहे हैं तो क्या लिख देंगे, R21 लिख देंगे। तो होप आपको ये समझ आया। रूम में काफ़ी ज़्यादा है गर्मी, इतनी भी नहीं है पर है, तो लिखते हैं कि R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो R21 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, R1 माइनस R2 वेक्टर। तो ये आपको समझ आया, ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक। अगर आप अब इसे मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो R12 इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पर भी R2 माइनस R1 इन मैग्नीट्यूड। इसे अगर आप मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो R21 वेक्टर मैग्नीट्यूड R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड का मतलब बस आपको ये मॉडुलस लगा देना है दोनों साइड। तो इतना आपको समझ आया। अब हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या थी, देखो आप, हमारे पास फोर्स की वैल्यू, फोर्स 21 याद कीजिए आप, F21 की वैल्यू क्या थी, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन हमारे पास यहाँ पर था R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है, ये था, आप चेक कर लो कौन सी इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन नहीं, सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, अब आपने देखा कि कैप, अगर कैप हो तो उसे हम ऐसा लिख सकते हैं, तो मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, चलो मैं नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। ठीक है, R12 कैप, इधर देखिए आप, F21 वेक्टर क्या लिखा जाएगा अब, 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन R12 की स्क्वायर इंटू R12 वेक्टर अपॉन R12। ठीक है, अब ये ना मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आप नोट कर रहे हो तो इधर से कर लेना, वरना स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उलझ जाएंगे वरना आप, तो थोड़ा सा इधर कर देते, इधर देखिए आप इधर। ठीक है, F21 वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2। अब देखिए आप, पावर 2 पावर 1 पावर 3 हो जाएगा,
और इसकी वैल्यू R12 की वैल्यू, मतलब इसे और इसे ऐसे भी लिख सकते हो आप और ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है। ऐसे R12 मैं ऐसे लिख दूँ, आपको पता होगा। तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर मॉडुलस की क्यूब, ठीक है। इनटू में भी इसके क्या है, ये तो समझ आ गया आपको शायद, ठीक है, कि क्यूब बन गया, ठीक है। अब ये बचा, इसको हम क्या लिख देंगे, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक है। तो ये है एक्सटेंडेड वेक्टर फॉर्म। इसी तरह से हम इसके अंदर भी फोर्स लिख सकते हैं। इसमें था F12, वो क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R, इसका ऑपोजिट 2/1 की स्क्वायर इंटू 2/1 का कैप। तो इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, R21, ये दोबारा देखिए यहाँ पर थी कैप, ये फॉर्मूला, ठीक है। कैसे लिखोगे आप, R21 वेक्टर अपॉन R21, और यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 1 है, मल्टीप्लाई के कारण यहाँ पर क्या आ जाएगा, R21 की पावर 3। अब आपके पास ये वैल्यू है, ये लिखोगे तो फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन इसकी वैल्यू क्या आएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का मॉडुलस की क्यूब, का मॉडुलस की क्यूब। तो काफ़ी थकाने वाला काम था, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये हुआ आपका ख़त्म। होप आपको इतना आया होगा समझ। तो हमने थोड़ी सी देर पहले एक रिजल्ट कर लिया था कि F12 जो है वो इक्वल है माइनस F21 के, ठीक है। तो ये ना दोनों केसेस में पॉसिबल है। अगर मान लो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हों तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। अब इसका और इसका ये फोर्स है इक्वल है, बट ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, नेगेटिव वेक्टर्स, ठीक है। अगर एक पॉजिटिव होता और एक नेगेटिव होता तो ये अट्रैक्ट करते ना, तो इस टाइम भी क्या होता, फोर्स इक्वल होता। अब भी ऑपोजिट डायरेक्शन ही हैं, ठीक है। अब भी डायरेक्शन ये इधर जा रहा है और वो दूसरा उधर जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी और फोर्स इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। तो ये था आपका कूलम्स लॉ है ना, वेक्टर फॉर्म, शायद आपको आया होगा समझ। तो इसका मेन मोटिव था कि हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी और ये न्यूटन थर्ड लॉ को ओबे करता है ये पता चल जाएगा, और सेंट्रल फोर्स होने के नेचर का पता चल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय 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 बाय।